वेलकम टू इकोनॉमिक्स। आज हम लोग आईआईटी जेएम के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है, मैचिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एग्जाम में आप ध्यान देंगे, जो मैचिंग के क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली इजियर होंगे, लेकिन आप उसी में ज्यादा कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए मैचिंग के वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना आप। तो यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में प्लान्स के बारे में बात किया गया है, दूसरे लिस्ट में उनके प्रपोजल्स के बारे में बात हुआ है। फर्स्ट वन इज बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान जो है ये 1944 में दिया गया था। किसके से? इंडस्ट्रियलिस्ट से एंड एकेडमिशियन से। एकेडमिशियन से। इंडस्ट्रियलिस्ट में नाम याद रखना है, JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, टाटा, बिरला एंड लाला श्री राम। लाला श्री राम से याद रहेगा आपको, SRCC के फाउंडर थे। इनके पिताजी जो थे वो दिल्ली क्लॉथ एंड मिल्स के फाउंडर थे। तो इन तीनों ने मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट को लीड किया था और इन्होंने प्लान्स में कंट्रीब्यूट किया था। एकेडमिशियंस को लीड किया था जॉन मथाई ने, और ये सारे लोग मिलकर के जो प्लानिंग की बात की थी उस प्लान को हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान, जो कि 1944 में आया था। सेकेंड इज पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान का मतलब हुआ, पीपल्स प्लान मतलब पीपल के बारे में, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल मतलब इस तरह के जो आइडिया देंगे वो एक कम्युनिस्ट लोग देंगे, और इनमें कम्युनिस्ट कौन है? M.N. रॉय। यानी कि जो पीपल्स प्लान देंगे वो M.N. रॉय देंगे। M.N. रॉय कौन थे? जिन्होंने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया था। याद रखिए 1925 में RSS भी बना था। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन पे जो पीपल्स प्लान के बारे में बात किया गया, पीपल्स प्लान किसने दिया? M.N. रॉय ने। थर्ड इज सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान इज बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी। जब भी आपकी बात होगी गांव के लोगों के लिए, सबका विकास के लिए, सबका उदय के लिए, जो भी डिप्रेस्ड क्लास है, जो भी डाउन ट्रॉडन है, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री वाले लोग हैं, इस तरह के लोगों के लिए जो प्लान बनेगा या इनके बेसिस पे जो प्लान बनेगा उसको बोलेंगे सर्वोदय प्लान, बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन गांधीयन इकोनॉमी। तो इस सर्वोदय प्लान को फाउंड प्रपोजर कौन होगा? जो कि गांधी को मानता होगा, जो गांधीयन फिलोसफी में बिलीव करता होगा। और एक गांधीयन थे JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट दिया था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में। और यही टोटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा उस समय का एक आंदोलन था, जिसने कि पूरे तख्ता को पलट दिया था और इंदिरा गांधी बुरी तरह से इलेक्शन में हारी थी। तो सर्वोदय प्लान किसका दिया हुआ है? JP नारायण। तो द क्वेश्चंस एज प्लान्स एंड देयर प्रपोजल्स। तो प्रपोजल्स में बॉम्बे प्लान के लिए आपके पास स्क्रीन पे हो गया JRD टाटा, बी पीपल्स प्लान के लिए हो गए M.N. रॉय, सी आपके सर्वोदय प्लान के हो गए JP नारायण। दैट मीन्स A2 एंड B3, वाइल B3 एंड C1, ये दोनों ऑप्शन सही है। सो ऑप्शंस आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए कौन हो गए? B एंड C। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। In the context of Indian agriculture, which of the following statements is or are correct? तो इंडियन एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में जो बातें हो रही है इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 1, नाबार्ड वाज established in 1982. That statement is correct. NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development. तो नाबार्ड को फॉर्म करने के लिए ARDC के फाइनेंस वाले रोल को और RBI के जो क्रेडिट वाली रोल थी, इसके लिए रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए, तो वही सारे रोल्स नाबार्ड को सौंप दिया गया था। और 1982 में एक तरह से रिवोल्यूशनरी स्टेप लाया गया था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन और फैक्चुअल स्टेटमेंट, ये आपका सही आंसर है। One of the objectives of setting up of the CSEP was to ensure remunerative prices to farmers. CSEP का मतलब है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CSEP यही है जो आपके इंडियन एग्रीकल्चर में
फार्मर्स के लिए एमएसपी तय करती है। एमएसपी तय करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, यानी कि फेयर मतलब उचित दाम मिलना चाहिए, रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है थोड़ा सा कॉस्ट से ज्यादा, मतलब कि फार्मर्स को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, यानी कि रिम्यूनरेटिव प्राइस की बात करता है सीएससीपी, इसका ऑब्जेक्टिव है एक, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड ऑप्शन इज द एपीएमसी एक्ट इज रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सप्लाई इन एग्रीकल्चर। एपीएमसी का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। जब आपको पता चल गया कि मार्केट के बारे में बात कर रहा है, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सप्लाई की तो मतलब ही नहीं है। यहीं से तो आपका एक टर्म यूज करते हैं एपीएमसी मंडी। एपीएमसी मंडी की जो बात करते हैं, इससे क्या आपको आइडिया मिला? ये मार्केटिंग फैसिलिटी की बात कर रहा है। जब भी मार्केटिंग फैसिलिटी की बात करेंगे तो एपीएमसी एक्ट को याद रखना। तो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सप्लाई है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सप्लाई अगर एपीएमसी एक्ट में क्यों देंगे? नाबार्ड मेरे पास ऑलरेडी डेडिकेटेड है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन डी, द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज चेयर्ड बाय वीएम दांडेकर। ये स्टेटमेंट गलत है। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ये स्टेब्लिश हुआ था 1970 में एन.आर. मिर्धा जिसके चेयरमैन थे, एन.आर. मिर्धा चेयरमैन थे 1970 में। दांडेकर एंड रथ 1971 में पॉवर्टी एस्टिमेट्स के लिए कमेटी में थे, वहां पे थे दांडेकर। इनका कोई लेना देना नहीं था नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ध्यान दीजिएगा, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर पूछा गया है। अगर यही पूछा गया होता नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जो कि 2004 में सेटअप हुआ था, 2006 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था, इसके कौन थे चेयरमैन? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन किसके थे? नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। लेकिन यहां पे क्या पूछा है? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जो कि एन.आर. मिर्धा ने चेयरमैनशिप में रोल प्ले किया था। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग दीज फोर स्टेटमेंट्स आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये मेनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। इसमें हमें बात करना है सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी की। सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल वाले लोग हैं, उनकी गरीबी कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा डीप है। तो उसको मेजर करने के लिए हमने इंडेक्स लाया। उसी में एक इंडेक्स है एस्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी गैप क्या होता है? जिस इंडिविजुअल का इनकम पॉवर्टी लाइन से कम है उसको बोलेंगे बीपीएल वाले हाउस होल्ड। समझ रहे हो? तो बीपीएल वाले हाउस होल्ड का अगर इनकम का गैप निकालते हैं पॉवर्टी लाइन से, दैट इज पॉवर्टी गैप। याद रखेंगे, जिन हाउस होल्ड्स का इनकम पॉवर्टी लाइन से ज्यादा है उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कंसीडर किनको कर रहे हैं? जिनका इनकम पॉवर्टी लाइन से कम है। यानी कि इस डेटा में देखा जाएगा तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पॉवर्टी लाइन लिया है ₹2000 का, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो? तो इसी तरह हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स जो हैं वो बीपीएल वाले हैं, कुछ लोग एपीएल वाले हैं। अब यहां पे स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो के बारे में बात हुई है। पॉवर्टी गैप जो होता है, मान लीजिए जेड इज योर पॉवर्टी का कट ऑफ, यानी पॉवर्टी लाइन, जेड इज योर पॉवर्टी का कट ऑफ। दूसरा है वाई आई, मान लीजिए वाई आई इज योर इनकम लेवल, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स। तो जेड माइनस वाई आई, दिस इज योर इनकम गैप फ्रॉम पॉवर्टी लाइन। तो इसको क्या बोलोगे? पॉवर्टी गैप। और पॉवर्टी गैप को पॉवर्टी वाला जो कट ऑफ है, पॉवर्टी लाइन, उससे डिवाइड कर देते हो तो दिस विल गिव यू पॉवर्टी गैप रेशियो। पॉवर्टी गैप रेशियो को अगर आप स्क्वायर कर देते हो, पॉवर्टी गैप रेशियो को अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो इसका निकलेगा द स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो। सारे इंडिविजुअल्स के लिए अगर इसको ऐड कर देते हो तो पूरे इकोनॉमी का
स्क्वायर पॉवर्टी गैप रेशियो निकल गया। लेकिन आपको भी पता है जैसे जैसे हाउस होल्ड्स के साइज बढ़ेंगे, जैसे जैसे हाउस होल्ड्स के साइज बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी। साइज कम होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो इसीलिए स्केल इनवेरिएंट करने के लिए इस इंडेक्स में हमने क्या किया, n से डिवाइड कर दिया। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इस स्क्वायर पॉवर्टी गैप रेशियो का। अब इसमें कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहला जो हाउस होल्ड है 1200 वाला। सो याद रखना है इन लोगों को नहीं लेना है, जिनके इनकम लेवल 2000 से कम है सिर्फ उन्हीं को काउंट करना है। तो पहला है 1200, 2000 माइनस 1200 गिव्स 800 डिवाइडेड बाय 2000, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.16। उसी तरह इसका निकालोगे तो क्या आएगा 600 डिवाइडेड बाई 2000, इसका स्क्वायर करोगे 0.09। उसी तरह आप कैलकुलेट करोगे 1000 का, तो 1000 का गैप इज 1000 और डिवाइडेड बाई 2000, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 0.25। उसी तरह नेक्स्ट जो बचता है 1100 डिवाइडेड बाई 2000, इसका कैलकुलेट करोगे स्क्वायर करके तो आएगा 0.3025। एंड फॉर लास्ट जब 1300 है तो 700 डिवाइडेड बाई 2000, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.1225। अब एक क्या निकल गया, पॉवर्टी गैप का रेशियो निकल गया और इसका स्क्वायर भी कर दिया आपने। लेकिन इन सबको जब ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो इतने की वैल्यू निकलेगी। ऐड करने के बाद आप टोटल n कितना है, n इज 10। ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं हाउस होल्ड्स को काउंट करोगे जो बीपीएल से नीचे हैं, सारे हाउस होल्ड्स के नंबर के याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि किसी इकोनॉमी में अगर ज्यादा संख्या हाउस होल्ड्स की कम है तो उसका तो डीपनेस ऑफ पॉवर्टी लाइन ज्यादा होनी चाहिए, सिवियरिटी ऑफ पॉवर्टी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए n हम 10 यूज करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.925 के रेंज में, 0.0925। अगर आप 10 से डिवाइड जब तक नहीं करेंगे तो 0.925 आएगा। 3 डेसिमल पॉइंट्स तक दिया है तो आप 0.092 0.093 इन दोनों के बीच का लिखोगे। लेकिन जब राउंड ऑफ करते हो तो 5 बड़ा हो जाता है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी 0.093। Now coming to the next question, question number 14. Which of the following committees for the first time recommended for India use of implicit prices derived from quantity and value data? क्वांटिटी एंड वैल्यू डेटा याद रखिए, जो वैल्यू होता है या टोटल एक्सपेंडिचर होता है किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू, वो क्वांटिटी इंटू प्राइस होती है, क्वांटिटी इंटू प्राइस होती है। यानी कि अगर आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर है 1000 और इसमें से आपने 50 किलो गेहूं खरीदा, तो आपने अलग अलग टाइम पीरियड पे गेहूं खरीदे हैं और अलग अलग प्राइसेस आपने फेस किए हैं, तो पूरे मंथ आपका एक्सपेंडिचर रहा 1000 और अलग अलग टाइम पे मिलाकर आपने टोटल गेहूं कंजप्शन किए 50 केजी का, तो इससे इंप्लिसिट प्राइस निकलेगा 20। इसकी बात कर रहे हैं। अब हो सकता है आपने कभी मार्केट में गए तो 10 केजी गेहूं खरीदे और उसका प्राइस का दाम रहा कितना 25। कभी हो सकता है आपने 12 किलो खरीदे और आपका प्राइस हो सकता है 10 रुपीज। ठीक है, तो ये जो तरीका था वैल्यू से निकालकर वैल्यू और क्वांटिटी को यूज करके जो प्राइस निकलेगा, ये इसको बोलते हैं इंप्लिसिट प्राइस डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटिटी एंड वैल्यू डेटा कलेक्टेड इन हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की जो बात करते हैं ये कौन देता है, एनएसएसओ जो डेटा निकालती है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे, उसी की बात कर रहे हैं।
किसके लिए? पॉवर्टी लाइन के लिए, पॉवर्टी एस्टिमेशन की सारी कमिटीज दे रखी हुई है। एंड सेकेंड इज मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, एमआरपी। अब रेफरेंस पीरियड पे देखोगे 365 डेज और 30 डेज के रेफरेंस पीरियड को जो यूज करते हैं इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड क्या करता है? 365 डेज के और 30 डेज के दोनों के रिकॉल पीरियड को यूज करता है। कुछ चीजें जैसे कि स्लीपर्स है, शूज है, इसको आप 30 डेज में तो खरीदते नहीं हो, जनरली ऑन एवरेज आप एनुअली खरीदते हो, तो इसीलिए उसके लिए 365 डेज का रिकॉल पीरियड लिया गया था। और ऐसे 5 नॉन फूड आइटम्स का लेकर के कमिटी ने रिकमेंड किया था मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये एस.डी. तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था। तेंदुलकर सर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी थे। ये दो स्टेटमेंट जो बात हुई है, यूज ऑफ इम्प्लिसिट प्राइसेस एंड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, इन दोनों पे चर्चा किया था और वहीं से इनका रिकमेंडेशन था कि इनको यूज करना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year plans focused on rapid industrialization, heavy and basic industries, and advocated for a socialistic pattern of society as the goal of economic policy? सिंपल सी बात है, किसकी बात हो रही है? सेकेंड 5-year प्लान। किसके बेसिस पे? महालनोबिस मॉडल। इतनी बार हमने चर्चा कर ही रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सीधी बात, सेकेंड 5-year प्लान। हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, सेकेंड 5-year प्लान। सोशलिस्टिक पैटर्न, नेहरूवियन एरा, यानी कि आंसर कौन होगा? सेकेंड 5-year प्लान। ऑल दो हम लोग बाद में प्लान्स पे, 5-year प्लान्स पे एक वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपको एटलीस्ट एक गो थ्रू हो जाए डिस्कसिंग ऑल द 5-year प्लान्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर है सेकेंड 5-year प्लान। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज करेक्ट? यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो रिलेटिवली इजी होंगे, लेकिन आपको पढ़ना है अच्छे से, क्वेश्चंस का समझना है क्वेश्चन का मतलब क्या है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट arises in between two jobs, the first job which an individual has quit in order to find the second job। जैसा कि मान लो अक्षय सर का एक जॉब था और उस जॉब से उन्होंने क्या किया? रिजाइन किया। अब दूसरे जगह कहीं जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीच में कुछ गैप रहेगा, और उस बीच में कुछ गैप रहेगा, तो उस गैप में हो सकता है कि लोकेट करने के लिए गैप हो। तो इस गैप पीरियड को जो बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते थे? आपने सेमेस्टर 3 और 4 में मैक्रो में पढ़ा है, स्पेशली सेमेस्टर 3 में फिलिप्स कर्व वाले चैप्टर्स के साथ। तो उसको क्या बोलते थे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते थे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए होता था, टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू द मिसमैच ऑफ वैकेंसीज एंड स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। अरे ये तो किसकी बात कर रहा है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। क्यों? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि इकोनॉमी को जरूरत कुछ और है, इंसान कोई और है, कोई इंसान किसी और क्वालिटीज, किसी और स्किल्स के साथ है, तो यानी कि मार्केट में सुटेबिलिटी मैच नहीं हो रही है। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का डिफिनेशन रिवर्स कर दिया है। सो नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट इन दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फिर से मैच द फॉलोइंग। और इस पर ध्यान देने वाली बात है कि ये रिलेटिवली इजी है। रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, और दूसरा उनके ईयर की बात हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिल्टन यंग्स कमीशन ने रिकमेंड किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन। और हुआ कब था? 1934 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था कि हमारे एक सेंट्रल बैंक होगा जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, हर्षद मेहता स्कैम 1992। थर्ड इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI इंश्योरेंस वगैरह का रिफॉर्म्स के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में भी जरूरत था रेगुलेटर का। तो ये कब आया? 1999 में। इसका ए आपके लिए मुश्किल हो सकता है समझने के लिए, लेकिन इसको याद रखना,
ये भी पूछ, क्योंकि जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके बारे में आपका बेसिक डिटेल जानना जरूरी है एग्जाम के लिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीसी 2016 में आया था। ये आईबीसी के ही अकॉर्डिंग पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बेसिस पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बना था। तो ये कब आया था? 2016 में। और 2016 में आईबीसी था रिजोल्यूशन प्लान लेकर। रिजोल्यूशन किसके? जो फर्म्स अपना लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रही, इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, पैसे नहीं दे रही है बैंक्स के, तो उनके रिजोल्यूशन कैसे करेंगे? उनके जो एसेट्स बच रहे हैं उस पे किसका पहला हक होगा? ये सारा चीज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड तय करेगा। उसका कैसे रिजोल्यूशन बनाएंगे? अब वैल्यूएशन तो कम हो गया, अब वैल्यूएशन कम हो गया तो किस प्रोपोर्शन में शेयर्स बांटेंगे? ये सारा आईबीसी कोड में आया था। सो द करेक्ट मैच वुड बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, सेबी 1992, IRDAI 1999, IBBI 2016. Now coming to the next question, question number 18. Which of the following major developments have been undertaken after the initiation of structural reforms in 1991 of the Indian economy? इंडियन इकोनॉमी का जो 1991 में रिफॉर्म हुआ था उसी को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बोलते हैं। उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जो हमारा रिफॉर्म का अलग अलग सेक्टर, जो हम लोग पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं, जो मैंने ओवरव्यू बताया था आउटलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में, तो उसमें आप रिफॉर्म करोगे तो क्या क्या इस स्टेटमेंट्स में देखना है कि कौन कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए, अ जनरल deregulation of interest rates and a greater role for market forces in the determination of both interest rate and exchange rate. अब उस समय क्या होता था, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट दोनों गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी प्री रिफॉर्म पीरियड में। अब हमारा तो हालत खराब हो गया था, एक्सचेंज रेट हम अपने से जितना लेवल पे होना चाहिए मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हम तो ओवर वैल्यूड कर रखे थे। ओवर वैल्यूड कर रखेंगे तो हमें तो क्राइसिस आएगी, हमारे गुड ज्यादा महंगे होंगे, ज्यादा महंगे होंगे तो हमारे गुड्स को कोई फॉरेनर खरीदेगा नहीं, नहीं खरीदेगा तो हमारे एक्सपोर्ट काफी कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, और इवन जब इंपोर्ट हमें चीपर लगेगा तो हमारे लोग बाहर के लोगों के गुड्स खरीदेंगे, यानी इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होंगे। तो इससे फाइट करने के लिए उस समय जो रेगुलेटरी बॉडीज जो थी, यानी कि आरबीआई, किसके? एक्सचेंज रेट के रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज रेट को डीरेगुलेट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे। एंड सेकंड इज इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन। इंटरेस्ट रेट भी अगर आप रेगुलेट करते हो, मार्केट फोर्सेस में नहीं करते हो, तो क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर्स में जो भी चेंजेस होंगे वो आपके अकॉर्डिंग होंगे। कहने का मतलब मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। अगर कोई बैंक इफिशियंट है तो भाई उसको इफिशियंसी मेंटेन करने दो ना, उसके प्रॉफिटेबिलिटी करने की जरूरत है। तो यहां से जब प्राइवेट बैंक्स को आप लाइसेंस देना शुरू कर रहे हो तो आप रेगुलेट करेगा, कोई प्राइवेट बैंक आएगा, कोई फॉरेन बैंक आएगा नहीं। तो आपको याद रखने वाली बात है, नए नए बैंक्स उस समय खुलने शुरू हुए थे और प्राइवेट बैंक्स को परमिशन मिली थी, फॉरेन बैंक्स आना शुरू हुए थे। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करना पड़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस हो रखा है तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट को भी डीरेगुलेट किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सेकेंड इज द फेज आउट ऑफ एड हॉक ट्रेजरी बिल विच पुट्स अ चेक ऑन द ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। एड हॉक मतलब टेम्पररी, ट्रेजरी बिल मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स 1 साल के लिए, इसको बोलते हो ट्रेजरी बिल। अब उस समय क्या था, सरकार होती थी बहुत बदमाश, खर्च क्या करती थी, मन की मर्जी से खर्च कर दो, कौन पूछने वाला है। पैसे कम पड़ गए, आरबीआई को बोला देख छोटा भाई पैसे दे, तो आरबीआई क्या करती थी, पैसे दे देती थी। क्यों? क्योंकि आरबीआई को पता होता था गवर्नमेंट हमारी ही है और वही गवर्नमेंट मेरे को कंट्रोल कर रही है, ऑनरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आरबीआई बाउंड होता था पैसे देने के लिए। तो जब मन किया, जो भी एक्सपेंडिचर करने का मन किया तो क्या करती थी यूनियन गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर कर देती थी और उसके बाद बोलती थी आरबीआई को मेरे को पैसे दे दे टेम्पररीली, क्योंकि मैं अपना फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कर पाऊं, जो गैप हो रहा है, जो बोरोइंग की रिक्वायरमेंट्स है वो मैं फुलफिल कर पाऊं। तो इसको कट करने के लिए जो रिकमेंडेशंस थे उस समय और
मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्टरशिप में ये सब रिकमेंडेशन आया कि एडॉक ट्रेजरी बिल्स को खत्म कर देते हैं। आया क्या? वेज एंड मीन्स एडवांसेस 1997। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ऑप्शन सी, एन एक्सचेंज रेट एंकर अंडर अ प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कब लागू हुआ इंडिया में? कभी लागू ही नहीं हुआ। हमने या तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम देखा या तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम देखा, लेकिन हमने प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम तो रखा ही नहीं है। तो बैंकिंग का टर्म है, बैंक्स के लिए एक प्रोपोर्शन में रिजर्व रखो और उस रिजर्व से आप क्या करोगे? मल्टीप्लायर यूज करोगे और मनी को इकोनॉमी में लाओगे। लेकिन एक्सचेंज रेट में हमने कभी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम एड ही नहीं किया, इसको हमने फॉलो ही नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी, अ कमिटमेंट to the fiscal responsibility and budget management, FRBM, we sought to put ceiling on the overall fiscal deficit. FRBM 2003 में आया था, वाजपेयी के टाइम में, वाजपेयी की सरकार में 2004 से इंप्लीमेंट हुआ था। FRBM क्या बोलता है कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करें, फिस्कल डिसिप्लिन लाए और अपना रोड मैप बनाए कि किस तरह से अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करेगी, अपने डेट को कैसे कंट्रोल करेगी। ये दो रिकमेंडेशन था FRBM का, पार्लियामेंट में पास हुआ और इसको इंप्लीमेंट किया गया और बोला गया फाइनेंस कमीशन को भी कि तुम गवर्नमेंट को बताओगे, रिकमेंड करोगे, और इस तरह से फिस्कल डिसिप्लिन की इंडिया में और स्ट्रेंथनिंग शुरू हुई। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन आर A, B and D. Coming to the next question, question number 19. Which of the following was announced in the Union Budget 2023-24 to enhance the skills of lakhs of youths in the next 3 years? सब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात हुई है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन याद रखिए ऐसे क्वेश्चन का प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन आप स्किप भी करोगे। लेकिन करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन डी। पहला जो इसका फर्स्ट फेज आया था 2015-16 में, सेकेंड फेज जो था 2016 to 20 था, थर्ड फेज था 2021 to 22 एंड फोर्थ का तो 23-24 के बजट में आपको पता ही है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। इसमें कुछ बताने को एक्स्ट्रा है भी नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स was not initiated by the government of India as a part of economic reforms in 1991? Not announcement of new industrial policy, अनाउंस तो हुआ ही था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तभी तो लिबरलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको आइडिया दे पाए कि हम लोग लिबरलाइज्ड मार्केट हो चुके हैं, ग्लोबलाइज्ड मार्केट हो चुके हैं, फॉरेनर्स आए हैं हमारे यहाँ कंपनी सेटअप करें हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ उस समय से आना शुरू हुए थे, ग्लोबल मार्केट में हम लोग सप्लाई चेन में इंडल्ज होना शुरू हुए, सप्लाई चेन के पार्ट बनना शुरू किए किसी न किसी स्टेज ऑफ सप्लाई चेन पे, समझ रहे हो। तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी ऑन द कैपिटल अकाउंट। अरे भाई कैपिटल अकाउंट की फुल कन्वर्टिबिलिटी तो अभी है भी नहीं, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन कहां से सही हो जाएगा? हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं कौन सा? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी ऑन द कैपिटल अकाउंट। लेकिन यही कैपिटल अकाउंट के जगह पर अगर करेंट अकाउंट पूछा होता, करेंट अकाउंट पूछा होगा, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछली क्लास में, करेंट अकाउंट पे फुल कन्वर्टिबिलिटी हुई थी कब? 1994 में। अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट करेंट अकाउंट पे पूछा होता तो स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन यहां पे स्टेटमेंट है गलत। थर्ड इज रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को तो हमने खत्म किया था, टैरिफ होता था, टैरिफ रेट काफी कम कर देता, 300% के आसपास था, इवन कुछ में 100%, 180% थे, तो उसको हमने कट करके अराउंड 40% के आसपास में किया था। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे ये हमने कम किया, तो ये भी हमारे एक रिफॉर्म का पार्ट है। क्यों किया? ग्लोबलाइजेशन के लिए। गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट। अभी हमने बात कर रहे थे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हमने बुलाया कि हमारे यहाँ आओ, इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ कंपनी सेटअप करो, यानी कि लिबरलाइज्ड पॉलिसीज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। और इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर गाइडलाइन बनाना पड़ेगा, आप इतने तक का अमाउंट
इन्वेस्ट कर सकते हो इस चैनल से, गवर्नमेंट रूट से 49% तक में, 24%, अलग अलग जो क्राइटेरिया आपने देखा होगा शेयर होल्डर्स के बीच का। तो इस पे बात हुई थी। किस किस के अकॉर्डिंग ओनरशिप के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कब आप फ्लाइट करा सकते हो अपने कैपिटल की, ये भी देखने वाली चीजें थी। तो ये सारे गाइडलाइंस आए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कब, रिफॉर्म टाइम पे, रिफॉर्म के बाद ये भी लाया गया ताकि हमारे इंटरेस्ट को, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को और फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जा पाए। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि नट पूछ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस जो कि आपके बचे हुए हैं आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज के। थैंक यू, बाय बाय।